नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों समावेशी शिक्षा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों में मैंने पिछड़ा और विशिष्ट बालकों से संबंधित भी प्रश्न लिए हैं। सभी के सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। कुंपुस्वामी ने, लुई ब्रेल ने, एच मैथ्यूसन ने या फिर जेम्स एम ली ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वो लुई ब्रेल ने किया था। अब ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? यदि पूछ लिया एग्जाम में लुई ब्रेल कहाँ के वैज्ञानिक थे तो याद रखिएगा ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1809 में। याद रखिएगा लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जन्म 1809 में हुआ था और इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं। 250, 256, 260 या फिर 265। तो यहाँ पर जो ब्रेल लिपि में अक्षर होते हैं वो 256 होते हैं। याद रखिएगा 256 अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि में। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अभी हमने जाना कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने किया, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और उनका जन्म 1809 में हुआ था। उसके बाद प्रश्न आया कि ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था 256 अक्षर होते हैं। अब आपको बताना है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? 1820 में, 1940 में, 1850 में या फिर 1821 में। तो यहाँ पर जो ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ वो 1821 में हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। भारतीय ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 6। भारतीय ब्रेल लिपि 6 डॉट पर आधारित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो विकलांगता के प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से? इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला होता है श्रवण बाधित, दूसरा है दृष्टि बाधित, तीसरा होता है वाणी बाधित और चौथा होता है अस्थि बाधित। ये 4 प्रकार के विकलांगता होते हैं। याद रखिएगा विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित और अस्थि बाधित। ये 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों प्रकार को आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित हुआ? 1981 में, 1982 में, 1983 में या फिर 1984 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ था वो 1982 में हुआ था। याद रखिएगा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन रखता है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है। समायोजन से संबंधित प्रश्न है। बोरिंग, लेंगफेल्ड और बेल्ट का है, गेट्स का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर फ्रोवेल का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन बोरिंग, लेंगफेल्ड और बेल्ट का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ कथन किसका है? ड्रेवर का है, गेट्स का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर फ्रोवेल का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन गेट्स का है कि तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों का आईक्यू कितना होता है? यहाँ पर सामान्य बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पर सामान्य बच्चों का आईक्यू के बारे में पूछा गया है। कितना होता है? 90 से 110, 70 से 110, 70 से 80 या फिर 110 से अधिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सामान्य बच्चों का आईक्यू होता है वो 90 से 110 का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। यहाँ पर श्रवण दोष की बात हो रही है। जो श्रवण दोष से ग्रस्त होते हैं या फिर ग्रसित होते हैं उन बच्चों में कौन सा दोष पाया जाता है? कान के अंदर, कान से बाहर, कान के मध्य या फिर उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में कान के अंदर, कान से बाहर और कान के मध्य दोष हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानसिक मंदिता की परिभाषा किसने दी सर्वप्रथम? डूल ने, नन ने, रास ने या फिर थांडाइक ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डूल ने। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम डूल ने दी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाता है। यहाँ किसका कथन है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है। इवांस का है, आटो का है, पेज का है या फिर नरेंद्र देव का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ जो कथन है दोस्तों ये पेज का है कि बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाता है। यह कथन पेज का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहां अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी जहां पर प्रतिभावान बालक को सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जा सकता है। यह कथन किसका है? दास का है, आटो का है, किम्बल का है या फिर स्किनर का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह कथन आटो का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में अस्थिबाधित बच्चों के बारे में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विशेषता नहीं है अस्थिबाधित बच्चों की? हकलाना, पांव फिरा, मेरुदंड का वक्र होना या फिर विकृत नितंब? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हकलाना। हकलाना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना वाणी बाधित बच्चों की विशेषता है। याद रखिएगा, हकलाना वाणी बाधित बच्चों की विशेषता है, ना कि अस्थिबाधित बच्चों की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को, पिछड़ा बालक को, समस्यात्मक बालक को या फिर प्रतिभाशाली बालक को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पिछड़ा बालक को। पिछड़ा बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों के से पीछे रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पिछड़ा बालक। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के कितने प्रकार बताए हैं? यहाँ पर आपको बताना है क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 2 प्रकार बताए हैं क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के। कौन कौन से? आपको 2 प्रकार पता होना चाहिए। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार है कि वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं। ये 2 प्रकार बताए हैं क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है? क्रो एंड क्रो की है, ओडन की है, एविंग हट्स की है या फिर सिरिल बर्टे की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक है ये हैविंग हट्स की पुस्तक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ कितना होता है? थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने जाना कि सामान्य बच्चों का IQ 90 से 110 होता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों का IQ कितना होता है। 90 होता है, 110 होता है, 120 होता है या फिर 130 होता है? तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बच्चों का IQ होता है वो 130 से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं। यहाँ पर क्रोध करने वाले बालक क्या कहलाते हैं? सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समस्यात्मक बालक। क्रोध करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाई अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यहाँ किसने कहा? लेंग ने, हॉलिंगवर्थ ने, स्ट्रेंग ने या फिर नन ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यहाँ कथन स्ट्रेंग द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो झूठ बोलने वाले बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्रोध करने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं और झूठ बोलने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चोरी करने वाले बालक होते हैं सामान्य बालक होते हैं, पिछड़ा बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं या फिर प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चोरी करने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। यहाँ पर हमने 3 ऐसे ही प्रश्न को जाना। क्रोध करने वाले बालक समस्यात्मक बालक होते हैं, झूठ बोलने वाले बालक समस्यात्मक बालक होते हैं और चोरी करने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन बालक की IQ 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है कि जिन बालक की IQ 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। क्रो का कथन है, स्किनर का है, रास का है या फिर सिरिल बर्ट का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन क्रो का है कि जिन बालक की IQ 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्टोन्स के अनुसार पिछड़े बालकों की कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर स्टोन्स के अनुसार बताना है, जहाँ पर पिछड़े बालक होते हैं उनकी कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी है 15, 20, 25 या फिर 30। तो यहाँ पर स्टोन्स के अनुसार पिछड़े बालकों की कक्षा में जो छात्रों की संख्या बताई है वो उन्होंने कितनी? 20 बताई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा से उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालक के लिए सामान्य है। यहाँ कथन किसका है? क्रो का है, स्किनर का है, राश का है या फिर बर्ट का है। यदि हम उदाहरण का तौर पर जाने तो कोई बच्चा है या फिर कोई विद्यार्थी है वो 5th क्लास में है, यदि उसको 4th क्लास का भी कोई कार्य दिया जा रहा है वो कार्य भी वो नहीं कर पा रहा है जो कि उसके साथ वाले बच्चे या फिर उसकी आयु के बच्चे उस कार्य को सामान्य रूप से कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ कथन किसका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन सिरिल बर्ट का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्वागत करता है, किसका करता है स्वागत? समावेशी शिक्षा केवल अक्षमता युक्त सीखने वाले का, केवल अक्षमता रहित सीखने वाले का, दोनों तरह के सीखने वाले का या फिर केवल प्रतिभाशाली सीखने वाले का। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा स्वागत करता है क्षमता युक्त सीखने वाले का भी और अक्षमता रहित सीखने वाले का भी, इन दोनों का समावेशी शिक्षा स्वागत करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों तरह के सीखने वाले का स्वागत करता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चारों विकल्पों में से आपको बताना है कौन सी समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है। परिवर्तन का विरोध, पर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी या फिर लचीला अधिगम वातावरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लचीला अधिगम वातावरण समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? बुद्धि परीक्षण में, प्रकार्यात्मक दृष्टि के परीक्षण में, शैक्षिक आकलन में या फिर सामाजिक आकलन में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधित है उसका आगे का आकलन प्रकार्यात्मक दृष्टि के परीक्षण में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा।
चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, जिससे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही 30 प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और अंत में आपको बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, श्रव्य कैसेट या फिर छोटे अक्षरों में छपी किताबें। तो यहाँ पर चारों विकल्पों को पढ़ते ही आपको आंसर का पता चल गया होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छोटे अक्षरों में छपी किताबें आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो आज के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको ये सभी PDF उपलब्ध हो जाएगी, या फिर ये सभी PDF आपको देखने को उसी ऐप्स के माध्यम से मिलेगी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।